आज पंजाब से हमारे पास एक पार्सल आया हुआ है जिसके अंदर दो हैंडसेट हैं। और जैसा कि मुझे टेक्नीशियन ने बताया है, इसमें एक हैंडसेट है और Redmi 11i X और एक जो है 12i या 12 5G कुछ करके है। तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, जो ये 12i 5G है इसमें जो है वो डिस्प्ले फ्लिकरिंग करती है और जो है इसमें बैटरी परसेंटेज का इशू है। इसमें दो प्रॉब्लम है, पहला डिस्प्ले का इशू है जो डिस्प्ले फ्लिकरिंग करती है, दूसरा जो है वो बैटरी परसेंटेज का इशू है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इसी को ओके करेंगे और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर MI का लोगो आया और डिस्प्ले फ्लिकरिंग भी कर रही है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है और इसी के साथ साथ में बैटरी परसेंटेज की भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं दो पार्ट में वीडियो शूट करूँगा, एक में पहले हम इसको फिक्स करेंगे और दूसरे में जो है हम जो बैटरी परसेंटेज का इशू है उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है 11i उसको हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सील्ड जो है वो बैक पैनल जो है उसको आपको ओपन कर लेना है। जब आप बैक पैनल ओपन करते हैं तो इसमें ग्लास और फाइबर के दो पैनल आते हैं, तो थोड़ा आपको सेफली रिमूव करना है। अगर ग्लास है तो उसको आप पहले सेपरेटर पे थोड़ा बहुत हीट कर दें, उसके बाद ही उसको आप ओपन करें। अगर नॉर्मली है फाइबर है तो उसको आप हार्डली भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम्स है, अगर आप फर्स्ट टाइम है या अभी अगर आप न्यू टेक्नीशियन है, तो आप पहले जो है इसका डिसेंबलिंग का वीडियो यूट्यूब पर देखें, उसके बाद जो है इसको आप डिसेंबल करें। उसके बाद जो इसके स्क्रू है हम स्क्रू को भी निकाल लेंगे और स्क्रू निकालने के बाद आपको ध्यान रखना है कि स्क्रू जब आप टाइट करें, स्क्रू लगाते हैं तो सेम स्क्रू लगाएं ताकि जो है डिस्प्ले वगैरह डैमेज होने के चांस ना रहें। उसके बाद जो हम इसके बोर्ड को निकालेंगे, बोर्ड निकालने के बाद इसके जो कैमरे वगैरह हैं उसको हम पहले रिमूव कर देंगे ताकि अगर इसकी हम क्लीनिंग वगैरह करें या इस पर हीटिंग वगैरह करें तो उससे कैमरा डैमेज ना हो। तो इसमें जो है डबल बैटरी है। एक बार हम चार्जिंग लगा के चेक करेंगे। चार्जिंग में यहाँ पर जो है 400 से 600 मिली एम्पियर पे जो है कंज्यूम कर रहा था और यहाँ पर हमने बैटरी चेक की थी 2.9 था। तो इसको कुछ देर के लिए हमने जो है वो चार्जिंग लगा के छोड़ दिया ताकि बैटरी चार्ज हो जाए। उसके बाद हमने चेक किया तो बैटरी का जो परसेंटेज था वो 3.8 था। तो इस कंडीशन में हमारा फ़ोन जो है ऑन होना चाहिए, लेकिन जब हमने इसको DC सप्लाई से लगाया तो देखा वहाँ पर कुछ मिली एम्पियर ऑटो कंज्यूम कर रहा था, जिसका मतलब इसमें लीकेज शॉर्टिंग का भी इशू है। बाकी पावर की प्रेस करने के बाद 200 मिली एम्पियर से लेके 174 मिली एम्पियर पर जाके स्टक हो रहा था। तो इस कंडीशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब है कि जो CPU है और MMC है उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बोर्ड को जो है बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद जो है एक बार इसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से आई स्कैन कूल टेस्टिंग कर लेंगे। हमें यहाँ पर जो है BBAT BPH में लीकेज नहीं मिली, लेकिन मुझे BPH में कुछ ऐसे सिम्टम मिले कि मुझे ऐसा लगा कि BPH में कहीं ना कहीं कुछ जो है वो लीकेज है। मुझे ऐसा लगा क्योंकि BPH में जो है वो 1000 के अप में जो है रिवर्स बेस में रीडिंग आ रही थी। तो 1000 से अगर डाउन रीडिंग आती है BPH में तो कहीं ना कहीं लीकेज का इशू था, लेकिन वो बहुत ही माइनर सा था। मतलब आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मॉइस्चर का वो इशू था। तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले जो है इसकी हम पूरी शील्ड को आउटपुट करेंगे ताकि अगर कहीं पर भी मॉइस्चर वगैरह हो, लिक्विड की एंट्री हो तो वो हमें प्रॉपर दिख जाए। उसके बाद जो है हमने डिसाइड किया कि हम इसको जो एक बार थर्मल कैमरे के नीचे भी चेक करेंगे, क्योंकि जब हमने यहाँ पर पूरे बोर्ड पे चेक किया, जैसे अदर सेक्शन है, जैसे हमने यहाँ पर जो और सेक्शंस हैं हमने उसमें भी चेक किया, नेटवर्क वगैरह में भी हमने थोड़ा बहुत देखा, तो वहाँ पर भी कोई भी वाटर की एंट्री नहीं थी। बाकी यहाँ पर जितनी भी बक कॉइलें थी, बक इंडक्टर थे, हमने सारे बक इंडक्टर 1 बाय 1 चेक किए, तो किसी भी बक इंडक्टर पर या किसी भी बक कॉइल पर कहीं पर कोई शॉर्टिंग नहीं थी। लेकिन बोर्ड की कंडीशन देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मॉइस्चर का इशू ज़रूर है। तो हमने एक बार थर्मल कैमरे के नीचे देखा तो थर्मल कैमरे में भी सेफ कंडीशन थी, कहीं पर कोई हीटिंग वगैरह नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर वोल्टेज वगैरह अप्लाई करते थे BPH में, तो जो शॉर्टिंग थी ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा था वो हट जाता था और उसके बाद जब हम DC सप्लाई मल्टीमीटर चेक करते थे तो दोबारा फिर से शो करता था। तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम यहाँ पर CPU को निकालेंगे, क्योंकि इतने मिली एम्पियर कंज्यूमिंग में कोई इशू नहीं होता है, फ़ोन हमारा जो है वो ऑन हो जाता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर CPU को निकाला। CPU निकालने के बाद हमने देखा कि मदरबोर्ड में जो कुछ बोल हैं वो आपस में ज्वाइंट हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले से जब डिशोल्डर वायर चला गया था तो जो नीचे की लेयर है आपस में शॉर्ट हो गई थी। तो हमने सबसे पहले जो है डिशोल्डर वायर लगाकर इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन किया। आपको डिशोल्डर वायर जो है वो ज़्यादा हार्डली प्रेस नहीं करना है, नहीं तो नीचे के पॉइंट जो है आपस में जॉइंट हो जाएंगे। अगर नीचे के पॉइंट आपस में जॉइंट हो जाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उन्हें आपको मास्किंग ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप मास्किंग नहीं करेंगे तो जब आप उसके ऊपर CPU फिक्स करते हैं तो उस टाइम पे जो दो बोल हैं, जो दो पॉइंट होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और वो जो दो पॉइंट आपस में कनेक्ट होते हैं वो एक बिग साइज़ में बोल क्रिएट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वो जो पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट के साथ टच हो जाते हैं, जिससे कि एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर जो है जो भी पॉइंट शॉर्ट थे उसको हमने पहले यहाँ पर मास्किंग कर दिया। मास्किंग करने के बाद हमने एक बार फिर से जो बोर्ड है उसको वेरीफाई करने का डिसीजन लिया, क्योंकि जब भी आप काम करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने CPU बिठा दिया, CPU बिठाने के बाद पता लगा आपको कोई बक कॉइल लीकेज में आ रही है या कहीं BPH में लीकेज में आ रहा है, क्योंकि हमने मदरबोर्ड को हीट किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको UV मास्क को पहले यहाँ पर हम ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे
और यूवी मास्क को फास्ट वे में सुखाने के लिए आप जो है एसएमडी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पर फिर से दोबारा जो बक इंडक्टर्स वगैरह हैं, बीपीएच वगैरह हैं, उन सभी को हम लीकेज शॉर्ट के लिए चेक करेंगे कि किसी भी सेक्शन में कहीं पर लीकेज शॉर्ट का इशू ना रहे। क्योंकि अगर हम सीपीयू फिक्स करते हैं और उसके बाद अगर हमने चेक किया, पता लगा कोई बक इंडक्टर शॉर्टिंग में है, तो हम एक डाउट में चले जाएंगे कि हो सकता है सीपीयू से शॉर्ट हो। तो हम पहले से ही वेरीफाई हो जाएंगे कि पहले यहाँ पर कोई लीकेज शॉर्ट का इशू नहीं है, ताकि हम अगर सीपीयू फिक्स करते हैं उसके बाद लीकेज शॉर्ट की कंडीशन आती है तो वो जो प्रॉब्लम है उस सीपीयू से आएगी। तो इसी तरीके से आपको वेरीफाई करना है वन बाई वन। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर बहुत टेस्टिंग में भी चेक किया, जितने भी बक इंडक्टर थे सभी के पास जो वोल्टेज बनने चाहिए थे बूट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सारे वोल्टेज बन रहे थे। तो अब यहाँ पर जो है हम अपना सीपीयू फिक्स करेंगे। सीपीयू फिक्स करते टाइम आपको सीपीयू को प्रॉपर क्लीन कर लेना है, सीपीयू में कहीं रैसेस वगैरह नहीं होने चाहिए और मदरबोर्ड के ऊपर भी कोई रैसेस वगैरह ना हो। उसके बाद आप फ्लक्स को थोड़ा सा अप्लाई करें, ज़्यादा अप्लाई ना करें ताकि सीपीयू जो है वो स्विंग ना करें। और थोड़ा सा फ्लक्स आप सीपीयू के ऊपर भी डाल सकते हैं ताकि जो हीट सिंक का काम है वो फ्लक्स करेगा, जिससे कि हमारा सीपीयू जो है वो डैमेज नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको मेनली ध्यान रखना है कि थोड़ा सा फ्लक्स जो है वो सीपीयू के ऊपर आप ज़रूर ऐड करें। उसके बाद जब बोर्ड हीट होता है तो आपको ऑन नहीं करना है, पहले जो है थोड़ा सा उसको कूल डाउन करना है। और कूल डाउन करने के बाद हमने एक बार बोर्ड को फिर से दोबारा वेरीफाई किया है और अब एक बार जो है उसको हम पैनल में लगाएंगे और पैनल में लगा के चेक करेंगे कि अभी यहाँ पर क्या कंडीशन होती है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो हमने जब यहाँ पर दोनों बैटरी को फिक्स किया, बैटरी फिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर चार्जिंग लगाया, पावर की प्रेस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो आ गया है। इसका मतलब कि हमारा टास्क प्रॉपर डन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।